everyone. This is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our YouTube channel. आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं UGC नेट के रिगार्डिंग आपकी क्लासेस रहेगी, जिसके अंदर हम बैंकिंग जो है आपका टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। आपकी यूनिट रहती है बैंकिंग की, ये यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं और हम इसको आने वाली कुछ 15 to 20 क्लासेस जो है इसके ऊपर लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट बैंकिंग यूनिट को जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इसकी क्लास 1 है और इस क्लास 1 में हम अपना एक टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक्स जो हैं कुछ आपके कंटिन्यू रहेंगे 5 to 6 क्लासेस जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रहेंगी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आपको काफ़ी मिलेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से उसे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसमें क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का अगर आप मीनिंग समझें तो एक टर्म यूज़ की जाती है बैंकिंग। अब इस बैंकिंग के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, इसका वर्ड क्या है बैंक, और इसके साथ वर्ड लगाया है ING, वर्ब लगी है ING। तो बैंकिंग एक प्रोसेस को शो करती है, मतलब हम इसके अंदर पूरा डिस्कस करते हैं, एक प्रोसेस को लेकर चलते हैं, एक प्रोसेस जो बैंक फॉलो करता है। कौन फॉलो करेगा? बैंक। अब ये बैंक करेगा क्या? कुछ बेसिक फंक्शंस बैंक करता है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब भी आपके पास सरप्लस अमाउंट होता है तो आप उससे बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं अपनी सरप्लस अमाउंट को, राइट। जो आपके पास सरप्लस अमाउंट होता है हम उसे बैंक में क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं। अब अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं है कि सभी के पास सरप्लस फंड हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें लोन चाहिए होता है, तो उस लोन के लिए भी वो किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। अब बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है और उसके लिए एक चार्ज भी उनसे लेगा, एक फ़ी भी चार्ज करेगा। फ्री में आपको लोन नहीं देगा, उसके लिए आपको एक पेमेंट करना होगा, आपके चार्जेस आपको देने होंगे। तो बेसिक फंक्शन जो बैंक करता है वो यहाँ पर क्या करता है? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग। अगर हम इसको इन शॉर्ट समझें तो इसका मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट कर रहा है किसको? फंड्स को। एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग। यहाँ पर ये समझाना चाहता है कि आप लोग जो डिपॉज़िट करवाते हैं फंड्स अपने बैंक के पास, वो अपने पास नहीं रखता है बैंक, क्योंकि उसको अपने पास रखने से इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि ये जो फंड जो है आइडियल पड़ा है इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ अर्निंग करें। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सरप्लस होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फंड जो है डेफिसिट होते हैं। तो जिनके पास सरप्लस होता है, राइट, जिनके पास सरप्लस होगा वो बैंक में जाएंगे और उसे डिपॉजिट करवा देंगे, और जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो बैंक के पास जाएंगे और उनसे जो है लोन की डिमांड करेंगे, बैंक उनको लोन जो है सेंक्शन कर देगा। जब आप सरप्लस अपना डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप लोन अगर लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही जो है डिफरेंस बैंक का क्या बनता है? अर्निंग। चलिए इसे एक बार हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए बैंक है, बैंक के पास कौन कौन अपना जो है फ़ंड डिपॉजिट करवाने आएगा? राइट, बैंक के पास जनरल पब्लिक आएगी अपना फ़ंड डिपॉजिट करवाने, आम जनता आती है। बैंक के पास कोई कंपनी आ सकती है, कोई इंस्टीट्यूट आ सकता है, राइट। उस इंस्टीट्यूट के पास क्या होगा? कोई अगर सरप्लस फंड है तो अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं। बैंक में गवर्नमेंट फंड भी हो सकते हैं डिपॉजिट, राइट। बैंक में किसी फर्म का डिपॉजिट हो सकता है, फंड किसी भी तरीके से बैंक के पास आ सकता है। तो ये सब जब सरप्लस में होंगे, इनके पास सरप्लस अमाउंट होगी, तो ये लोग क्या करेंगे? बैंक के पास क्या कर देंगे? अपना सरप्लस डिपॉजिट करवा देंगे। तो इन सभी जो आपके पास हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शंस हैं बैंक के पास कि उसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये अपना सरप्लस फंड बैंक के पास क्या करते हैं? अपना डिपॉजिट करवाते हैं।
ये सरप्लस फंड जाएगा किसके पास? बैंक के पास। तो बदले में बैंक आपको क्या देगा? इन सब लोगों को जिन्होंने सरप्लस फंड दिया है इसको क्या देगा? इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो ये क्या करेगा? इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, क्योंकि आप अगर डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में अपना फ़ंड तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो बैंक पेमेंट कर रहा है कि इनको, इन सबको, अगर ये अपना सरप्लस फंड बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही लोग होते हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ये बैंक क्या करता है? लोन देता है। इन सबको लोन देगा, जो जो लोन लेने आएंगे किसी की भी लोन रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल करेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस फुलफ़िल करने के बाद जो है बैंक इनको लोन सैंक्शन करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? बैंक अब जो है यहाँ इनको लोन दे रहा है। क्या देगा? लोन। अब देखिए, पब्लिक आ सकता है, कोई भी पब्लिक में से आ सकता है लोन लेने, कोई कंपनी आ सकती है, कोई फर्म आ सकती है, कोई इंस्टीट्यूट आ सकता है, ठीक है। तो किसी को भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो लोन ले सकते हैं बैंक से। यहाँ पर जब लोन प्रोवाइड करेगा बैंक इनको, तो ये इनसे एक अमाउंट चार्ज करेगा, जिसको हम बोलेंगे कि ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा इनसे। अब ये लोग जब इसका फ़ंड यूज़ करेंगे तो ये बैंक को क्या करेंगे? अब ये लोग बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। ये एक प्रोसीजर इस तरीके से चलता है, राइट। अब ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इट्स मीन कि जो डेफिनेशन इसकी दी गई है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, ये इसका जो है आपके बैंकिंग का जो ये वर्ड लिखा गया इसका क्रक्स है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, राइट। अब सिर्फ ये लैंडिंग का काम नहीं करता, अगर बैंक चाहे तो कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है, राइट। बैंक चाहे तो क्या कर सकता है? इन्वेस्ट भी कर सकता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। और आप इसी के साथ एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ये वर्ड आपको आई थिंक यहाँ पर क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चीज़ समझते हैं कि एक वर्ड लिखा जाता है बैंक। क्या लिखा जाता है? बैंक। देखिए, एक वर्ड लिखा जाता है बैंक, इसी के साथ लिखा जाता है बैंकर। बैंकर वर्ड भी यूज़ किया जाता है, या फिर कोई वर्ड है बैंकिंग। आपको ये वर्ड याद रखने हैं, बैंक, बैंकर, बैंकिंग, या फिर ऐसा लिखा हो बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये जो वर्ड्स हैं, ये कोई भी नॉर्मल कोई कंपनी अपने नाम के साथ, कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अपने नाम के साथ यूज़ नहीं कर सकती, अपने नाम के पीछे ये वर्ड नहीं लगा सकती। जैसे हम पब्लिक कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज होती है जिनके लिए लिमिटेड वर्ड यूज़ करते हैं, लिमिटेड कंपनीज, ये वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये वर्ड्स को यूज़ करना सिर्फ किसको अलाउड है? जो एक्चुअल में हमारे बैंक होते हैं वही ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड्स जो है स्पेशली बैंक पर्पज़ के लिए, बैंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए हैं। ये कोई भी आम जनता अपने किसी बिज़नेस के साथ, अपनी किसी फर्म के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ इन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकती है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब समझते हैं हम बैंक्स के बारे में। बैंक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी आपके माइंड, आप पढ़ते होंगे बैंक्स के बारे में, तो आपके माइंड में आता होगा कि सबसे पहला बैंक कौन सा था, कहाँ बना, कहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये बैंक्स जो है ये कैसे स्टार्ट हुए हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में, हर जगह जगह बैंक बने हुए हैं, तो इसकी क्या हिस्ट्री रही। तो जो टर्म है बैंक, हम पहले एक टर्म लेते हैं बैंक, ये टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो टर्म है आपकी, ये कहाँ से ली गई है? ये एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है बेंची, ग्रीक वर्ड है बेंची, यहाँ से ये लिया गया है। बैंक वर्ड यहाँ से निकला है। अब यहाँ पर आप इसको बेंची नाम से भी ले सकते हैं, और एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम बैंक्यू। क्या बोलते हैं? बैंक्यू। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं, यहाँ से ये वर्ड निकल कर आया है आपका बैंक। अब फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक, राइट, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट बैंक का नेम था कासा डी सैन जॉर्जियो। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था, वर्ल्ड का
फर्स्ट बैंक था, फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1148, राइट। सबसे पहला बैंक बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद आता है कि फर्स्ट पब्लिक बैंक, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पब्लिक बैंक कौन सा था, फर्स्ट पब्लिक बैंक, जो फर्स्ट पब्लिक बैंक बना था वो आपका कब बना था, 1157 में, और उसका नेम क्या था, अगर नेम पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे बैंक ऑफ वेनेसी। और ये कहाँ था, ये इटली में था, बैंक ऑफ वेनेसी। तो ये बैंक वर्ड यूज़ किया गया और ये रेफ़र करता था ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो मनी में डील करते हैं। तो जब ये बैंक वर्ड हमने फर्स्ट टाइम जब ये यूज़ किया तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट को डिनोट करता था, या ये कहें कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को रेफ़र करता था जो डील करते हैं, डील इन मनी। ये लोग मनी में डील करते थे। अब किस तरीके से डील करते थे ये चीज़ें भी हमें समझनी है। तो यहाँ पर ये एक क्या करते थे, बहुत समय पहले की जब हम ये बात कर रहे हैं, जिस टाइम में हमने ये बैंक देखे हैं, कब एस्टैब्लिश हुए हैं, ये लोग क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे डिपॉजिट। जैसे हमने ये पूरा सिनेरियो जो यहाँ अंडरस्टैंड किया है, इसी की हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड गिव लोन टू दोज हु आर इन नीड। जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन लोगों को लोन भी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे जैसे समय बदलता गया तो बैंक और भी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करने लगा, लेकिन जो बेसिक फंक्शन था जब ये बैंक स्टार्ट हुए थे तो इनका यही काम था, एक्सेप्ट करना और आगे जिनको नीड है उनको लैंडिंग करना। तो आपको मेन ये याद रखना है, फर्स्ट बैंक अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में फर्स्ट बैंक जो था वो कब बना, तो वो कासा दी सैन जियोर्जियो 1148 में। अगर फर्स्ट पब्लिक बैंक पूछ लिया जाए तो 1157 में, और जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनेसी, और जो कि इटली में था, और इनका काम क्या था, डील इन मनी। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स बोल सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ बैंक, कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं बैंक के वो डिस्कस इसके अंदर हम करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर रहता है डीलिंग इन मनी। इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम डिटेल में आके, जब इसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको वहाँ डिटेल मिलेगी। अभी जो है हम इसको ब्रीफ में देख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इज़ डीलिंग इन मनी। सबसे पहले क्या काम है इसका, पहला काम ही यही है, डील करना, डीलिंग इन मनी। मनी के अंदर ये क्या करते हैं, डील करते हैं, क्योंकि पैसे का ही लेन देन होगा, तो बैंक का बेसिक फंक्शन ही यही है। सेकेंड क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो करेगा क्या, कैसे डील करेगा, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करेगा किसको, एक्सेप्टेंस ऑफ मनी, मनी को एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करके अपने पास तो नहीं रखेगा सारी मनी, कुछ मनी आगे जो है जो नीडी हैं उनको भी देगा। तो क्या करेगा, गिविंग एडवांसेस। तो क्या करेगा, आगे एडवांस देगा, गिविंग लोन एंड एडवांसेस। नेक्स्ट इज़ पेमेंट एंड विड्रॉल। आप अपना जब पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो आप जो है कुछ चीज़ों की पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बिल्स वगैरह पे करते हैं तो पेमेंट्स भी की जाती हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो, कैश में चाहिए हो, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन। कुछ इसके एजेंसी फंक्शन भी होते हैं, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन। ये स्ट्रेट आपसे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से एजेंसी फंक्शन होते हैं, कौन सी यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। ये सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। और इसके साथ एक वर्ड जो है ऐड किया जाता है, क्या वर्ड लिखा जाता है, बैंक। जैसे आपने देखा होगा एक्सिस बैंक, HDFC बैंक साथ में लिखा जाता है ना, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये टर्म यूज़ होती है जिसके साथ बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो काम सारा कर रहे हैं इसको बोलते क्या हैं, बैंकिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं इसे, बैंकिंग बिजनेस। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, आप इनका ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। बैंक्स को क्लासीफाई किया गया है
अलग अलग प्रकार के बैंक आपको बताए गए हैं इसके अंदर। तो क्लासिफिकेशन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। अब जो क्लासिफिकेशन बैंक का दिया गया है ये फंक्शन के बेसिस पे है। फंक्शन के बेसिस पर मतलब होता है कि बैंक कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बेसिस पर डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग बैंक्स को। फर्स्ट इसके अंदर एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक, हम जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। अब ये कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ये कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं ये रेफ़र करते हैं ऐसे बैंक को जो स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड दोनों टाइप के बैंक जो है आपके कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं। इट्स मीन कि अगर आप बात करें कॉमर्शियल बैंक्स की तो ये स्केड्यूल्ड भी हो सकते हैं एंड नॉन स्केड्यूल्ड भी हो सकते हैं, मतलब दोनों ही टाइप के बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक का हिस्सा बन जाते हैं, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। और ये रेगुलेट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये दोनों जो टाइप हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसको रेगुलेट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स जो है इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं बैंकिंग सिस्टम का। और ये जो बैंक्स हैं ये किस लिए बनाए गए थे, नाम क्या दिया इसको, कॉमर्शियल। तो अब वर्ड ही कॉमर्शियल है तो ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना। क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब यहाँ पर इसका मेन फोकस रहेगा प्रॉफिट पर। अब जब ये किसी को लोन प्रोवाइड करेगा तो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज भी करेगा, और जब हम लोग अपना फ़ंड डिपॉजिट करवाएंगे तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये काम क्या कर रहा है कि आपको बिज़नेस पर्पस से लोन देने का काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है जो कमर्शियल बैंक होते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट, हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की जो पहले ही कहती थी कि कमर्शियल बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे, किसको, बिजनेस को, शॉर्ट टर्म लोन। आजकल तो ये लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड करते हैं, बट हम इसकी एक बार हिस्ट्री जान रहे हैं कि हिस्ट्री क्या थी। जब ये स्टार्ट हुए थे तब उस समय ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया करते थे। शॉर्ट टर्म लोन जो लोग बिज़नेस करते थे, बिज़नेस के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता था। अब लोग बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उनको मनी जनरेट होगा और उससे वो क्या करेंगे, अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। तो एक प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता था, ये प्रोसेस मनी क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट मनी, क्योंकि बिजनेसमैन इसे लेकर अपने घर में तो नहीं रखेगा, पैसे को अपने बिजनेस में लगाएगा। टू क्रिएट मनी, उनका पर्पज़ ही यही है कि लोन लें और फिर उससे मनी क्रिएट करें। तो कमर्शियल बैंक को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना गया, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट कर रहा है डिमांड डिपॉजिट्स को एंड मेक कमर्शियल लोन। मतलब डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, हमने अपना पैसा जमा करवाया। अब डिमांड डिपॉजिट भी हम समझेंगे क्या होता है। तो हमने जो पैसा अपना डिपॉजिट करवाया है वो कौन से टाइप का है, डिमांड डिपॉजिट टाइप का। अब उसको डिपॉजिट करने के बाद आगे जो लोगों को रिक्वायरमेंट है वो लोन तो दे रहा है, बट लोन किस लिए दे रहा है, सिर्फ कॉमर्शियल लोन दे रहा है, बिजनेस पर्पज़ से लोन दे रहा है। मतलब हर किसी को वो लोन नहीं देगा, वो कॉमर्शियल पर्पज़, जैसे आपने अगर कोई व्हीकल खरीदना है, गाड़ी लेनी है, तो उस पर्पज़ से लोन नहीं देगा, सिर्फ बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लोन देने वाला है, कॉमर्शियल लोन देता था। ये बात याद रखेंगे। तो ये रेगुलेट किया जाता था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और कॉमर्शियल बैंक आपका जो है क्रेडिट क्रिएट करने का काम कर रहे थे। तो मेन वर्ड यहाँ पर जो याद रखना है, क्रेडिट क्रिएशन। देखिए दो वर्ड आपसे पूछे जाते हैं, एक होता है क्रेडिट क्रिएशन, एक होता है क्रेडिट कंट्रोल। एक होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना, हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है अगर ये पूछे तो आपकी कॉमर्शियल बैंक करते हैं। कौन करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, ये क्रेडिट क्रिएट करने का काम करते हैं। एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो भी हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में समझेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें यहाँ समझना। अभी हम इनके मेन फंक्शंस के अकॉर्डिंग बैंक के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉमर्शियल जो बैंक हैं इनका काम है क्रेडिट को क्रिएट करना, लेकिन क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है, आपका जो मेन बैंक है आरबीआई,
उसका काम है जिसको क्रेडिट को कंट्रोल करना। अब तो इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, उस कमेटी के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो इसको क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है। बट नेम अगर मेनली हम पूछे तो मतलब सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है, आरबीआई का नाम भी हम ले सकते हैं। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक, और क्रेडिट क्रिएट करने का काम करते हैं हमारे सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स। तो इसके बाद नेक्स्ट आपने ये समझना है कि जब हम इसको स्टार्टिंग में ये लोन प्रोवाइड करता था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अब जो है कमर्शियल बैंक आपकी मीडियम टर्म लोन्स भी जो है वो प्रोवाइड करने लगे हैं। मीडियम टर्म लोन्स एज वेल एज कुछ कमर्शियल बैंक्स आपके लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करने लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे समय बदलता गया, डिमांड बदलती गई, बिजनेस और बड़े होते गए, तो इनके भी प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो स्टार्टिंग में ये शॉर्ट टर्म के लिए था, अब ये मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप था आपका ये कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है आपका फॉरेन बैंक। सेकेंड टाइप इसका समझते हैं जिसको बोलते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, ये देखिए, वो सभी बैंक्स जो अपनी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। कौन से बैंक? जो अपनी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, जो हमारे लिए फ़ॉरेन कंट्री है। देखिए अपनी कंट्री में, जैसे मान लीजिए यूएसए का बैंक है, रशिया का बैंक है, तो वो अपनी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि अपनी ही कंट्री में रजिस्टर्ड है। लेकिन इन लोगों ने क्या है, अपनी कंट्री से बाहर आकर बाकी सभी कंट्रीज़ में अपनी अपनी ब्रांचेस सेटअप की गई हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब भी अपनी ब्रांचेस सेटअप करते हैं, तो जिन कंट्रीज़ में जाकर इन्होंने ब्रांचेस अपनी सेट की हैं, उनके लिए ये बन गए फॉरेन बैंक। खुद की कंट्री के लिए क्या है, ये डोमेस्टिक बैंक, लेकिन हमारी बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए हमारे लिए क्या बन गए, फॉरेन बैंक। अब बेसिक फंक्शन इनका क्या था? टू मेक क्रेडिट अरेंजमेंट। ये क्रेडिट का अरेंज करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं हमें। क्रेडिट अरेंजमेंट किस लिए करेंगे ये लोग? क्रेडिट अरेंजमेंट यहाँ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जब हम कहीं से सामान खरीदते हैं, किसी कंट्री से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से किसी कंट्री में सामान बेच रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमें जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, फ़ॉरेन रिज़र्व्स चाहिए होते हैं। और उन फ़ॉरेन रिज़र्व्स को अरेंज करवाने का काम कौन करता है? फ़ॉरेन रिज़र्व्स के लिए जो हमें लोन चाहिए वो अरेंज करवाने का काम कौन करते हैं? आपके फ़ॉरेन बैंक्स करते हैं। ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी को जो है किसी दूसरी कंट्री की करेंसी जिसमें भी हम कन्वर्ट करवाना चाहें तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से ये अपना बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है फ़ॉरेन बैंक। तो आप ये याद रखेंगे, ये क्या करते हैं, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। तो मेन वर्ड याद रखेंगे, डील इन फॉरेन एक्सचेंज, डील इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इनका काम रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको क्रेडिट अरेंज करवाने का काम करेंगे। नेक्स्ट बैंक आता है आपका इंडस्ट्रियल बैंक। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैंक। आपको इसके नेम से क्लियर है, ऐसे बैंक्स जो इंडस्ट्रीज़ को पैसा प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल बैंक्स। तो ये लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब ये लोग लोन क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप की जाती हैं तो उनमें एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है, तो ये वहाँ पर उनके डिबेंचर्स को सेल परचेज़ करना, जैसे कोई भी इंडस्ट्री बनती है और उसके डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, तो डिबेंचर्स को सेल परचेज़ करने के लिए, राइट, तो उनके लिए बॉन्ड्स को सेल परचेज़ करना या उसके शेयर्स हैं उसके लिए जहाँ पर फंड्स अरेंज करवाने का काम करते हैं। बैंक इसके साथ साथ एक और फंक्शन भी करता है, यहाँ पर खुद भी इनके शेयर्स को परचेज़ कर लेता है। समटाइम्स वो बैंक
खुद से ही इनके शेयर्स को परचेज़ करता है और एक और फंक्शन करता है जिसको हम बोलते हैं अंडर राइट द डिबेंचर। अंडर राइट द डिबेंचर का मतलब होता है कि बैंक खुद ही इनके डिबेंचर्स को परचेज़ कर लेगा और फिर आगे उसको सेल करने का जिम्मा खुद ले लेता है। तो अंडर राइट द डिबेंचर ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी तो वहाँ पर हमें प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी होगी, लैंड की रिक्वायरमेंट है या प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सेटअप करने के लिए। तो इन सब के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से पूरी की जाएगी? इंडस्ट्रियल लोन लेकर, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन को अरेंज करवा के। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, क्योंकि जिनको एग्रीकल्चर पर्पज़ से लोन चाहिए तो ये बैंक्स उसको प्रोवाइड करेंगे। अब अगर आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की, फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन भी चाहिए, कुछ फार्मर्स को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को बेसिकली सीड्स परचेज़ करना है या फर्टिलाइज़र्स परचेज़ करने हैं और या फिर अदर इनपुट्स उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म आपके लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर लॉन्ग टर्म फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो चाहिए होता है परमानेंटली कोई इम्प्रूवमेंट करवानी हो लैंड में, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अलग अलग बैंक बनाए गए हैं जो अलग अलग पर्पज़ से लोन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और विलेज लेवल पर, तो ये हमें अलग अलग याद रखनी है। तो ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, राइट। अब इनके नाम याद रखेंगे, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक की अगर बात करते हैं, आरआरबी की अगर हम बात करें, तो ये लोग शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। कैसा लोन प्रोवाइड करेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए एग्रीकल्चर पर्पज़ से तो आप एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाएंगे और या फिर आरआरबी के पास जाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म लोन तो आप किसके पास जाएंगे? लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये आपको याद रखना है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये आपको क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। ये इनका बेसिक जो है बाइफरकेट किया गया है कि कौन लॉन्ग टर्म के लिए देगा और कौन इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देने वाले। अगर विलेज लेवल की बात करते हैं, एट विलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पर लोन कौन प्रोवाइड करेगा आपको? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर। आप साथ साथ ये जो है नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एब्रीवेशंस यहाँ यूज़ कर रही हूँ। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर आप बात करते हैं एट तहसील लेवल पे, तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? कोऑपरेटिव यूनियंस प्रोवाइड करती हैं। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप बात करें तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर स्टेट लेवल की बात करते हैं, एट स्टेट लेवल तो स्टेट लेवल पर आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसी के बाद अगर हम बात करें एट नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पर आपको कौन लोन प्रोवाइड करेगा? नाबार्ड। तो ये आपको याद रखना है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक, आप ये भी लिख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका पूरा हो गया एग्रीकल्चर बैंक। अब 3 टाइप और रह गए आज की क्लास में, बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। 3 और बैंक है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेविंग बैंक। नेम से क्लियर है,
आपका पैसा सेव रखेंगे, यहाँ सेव किया जाएगा, आपकी जितनी भी सेविंग्स है, बचत है, आप यहाँ जमा करवाएंगे। प्रिंसिपल फंक्शन है इसका कलेक्ट स्मॉल सेविंग। कलेक्ट स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पैसा भी जो आप अपना बचाते हैं वो जाकर आप अपना बैंक में जमा करवा सकते हैं। एंड पुट देम टू द प्रोडक्टिव यूज़, यहाँ से आपका जो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स है, बचत है, उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट कर कर ये लोग आगे क्या कर देंगे, इसको प्रोडक्टिव यूज़ में लगा देंगे। मतलब जहाँ से इनको कुछ आउटपुट भी हो और जिसकी वजह से ये आपको इंटरेस्ट भी अच्छा पे कर पाएंगे। जैसे आप अपनी सेविंग्स जब बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इंटरेस्ट आपको पे तभी कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने आपका पैसा आगे कहीं इन्वेस्ट किया होता है जहाँ से उनको भी अर्निंग होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, सेविंग बैंक्स का मेन पर्पज़ यही था, आपकी सेविंग्स को कलेक्ट करना और उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना। फर्स्ट सेविंग बैंक एस्टैब्लिश हुआ था आपका हैम्बर्ग सिटी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हैम्बर्ग सिटी ऑफ जर्मनी कब हुआ था? 1765 में, 1765 में। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम अपना पैसा कहाँ जमा करवाते हैं? पोस्ट ऑफिस में। एज अ सेविंग बैंक जो है हम पोस्ट ऑफिस में जो है, कुछ लोग आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा कम है लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा डिपॉजिट करवाया जाता था। नेक्स्ट बैंक है आपका इंडिजीनियस बैंक। ये वो बैंक्स हैं जो हमारे इंडिया में प्राचीन समय से जो है इंडिया में ही इनका ओरिजिन हुआ और काफ़ी ट्रेडिशनल टाइम से हम जो है इनको फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे महाजन वगैरह से लोन, साहूकार जिन्हें बोला जाता है, वहाँ से लोन लिया करते थे और वहाँ से लोन लेकर लोग अपनी एग्रीकल्चर पर्पज़ से या बिज़नेस पर्पज़ से जो भी उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती थी वहाँ से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते थे या फिर अपना पर्सनल यूज़ करते थे, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे किया जाता था। तो इसका ओरिजिन भी इंडिया में ही हुआ है और ये यहीं पर ही बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एक है सेंट्रल बैंक। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा हम ज़्यादा समय लगाकर डिस्कस करेंगे। ये है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होता है अपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अपेक्स बैंक ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का जो अपेक्स बैंक होता है मतलब एक ऐसा बैंक जो बाकी सभी बैंक्स को कंट्रोल करने का भी काम करेगा। इसके बेसिक पर्पज़ होता है इशू करेंसी नोट। आपकी जो करेंसी है वो इशू करता है हमारा सेंट्रल बैंक, करेंसी नोट्स को इशू करेगा, ठीक है। और एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है सभी बैंक्स का बैंक माना जाता है, मतलब इन सब का हेड माना जाता है। हमारे कंट्री में जितने भी जो बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करता है आरबीआई, कंट्रोल करता है, रेगुलेट भी करेगा, कंट्रोल करने का काम भी करता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है अच्छे तरीके से। तो ये सारे इसके बेसिक फंक्शन है। और इसका अगर मेन फंक्शन पूछा जाए तो मेन फंक्शन इसका होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है ये भी हम समझते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ अपेक्स बैंक। मतलब हर कंट्री का अपना एक अपेक्स बैंक होता है और उसका मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना ही डिफ्लेशन होना चाहिए। हमें क्या करना है, बैलेंस बना कर रखना। हमें क्या करना होता है, बैलेंस बनाना होता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा तेज़ी हमारे लिए अच्छी है मार्केट में, ना ही मंदी ज़्यादा अच्छी है। तो हमें इन दोनों को बैलेंस में बना कर रखना होता है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसे क्या बोला जाता है? इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो आपका बैंक है इंग्लैंड का, उसको क्या बोला जाता है? उसका अपेक्स बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से। ये तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि वर्ड ही इसके अंदर इंग्लैंड यूज़ कर दिया। यूएसए का आप याद रखेंगे, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम बोला जाता है। ये उनका अपेक्स बैंक है जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। उनका सेंट्रल बैंक का नेम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। एक और पॉइंट आपने जो याद रखना है वो है कि फर्स्ट सेंट्रल बैंक वर्ल्ड में कब खुला था? जो फर्स्ट आपका सेंट्रल बैंक था, यहीं पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसी शीट पर। जो फर्स्ट बैंक था,
फर्स्ट सेंट्रल बैंक, फर्स्ट सेंट्रल बैंक, अगर फर्स्ट सेंट्रल बैंक की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो 1668 में कहाँ खोला गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, स्वीडन में, राइट। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ट्रू बिगनिंग पूछी जाए, मतलब सही तरीके से जो एक सेंट्रल बैंक होते हैं और वो काम करना स्टार्ट करते हैं, पूरी प्रोसेसिंग, अगर ऐसा पूछा जाए ट्रू बिगनिंग के साथ अगर वर्ड बोला जाता है, जो ट्रू बिगनिंग हुई थी, ट्रू बिगनिंग भी सही मायने में जो बैंक्स की शुरुआत हुई थी सेंट्रल बैंक की, वो ट्रू बिगनिंग ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, ट्रू बिगनिंग ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, ये कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड से, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसी के बारे में बात की गई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में ट्रू बैंकिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था आपका 1694 में, आपको ये डेट ज़रूर याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला सेविंग बैंक कब ओपन हुआ, तो 1765 में। आपका फर्स्ट सेंट्रल बैंक कहाँ हुआ, 1668 में, स्वीडन में। लेकिन ट्रू बैंकिंग सिस्टम जो है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड जब बन जाता है 1694 में। तो ये क्लास थी आज आपकी जिसके अंदर हमने बैंकिंग वर्ड को और बैंक वर्ड को अंडरस्टैंड किया, उसकी कुछ हिस्ट्री जानी कि पहला बैंक कौन सा था, पब्लिक बैंक कौन सा था, और बैंक के कुछ बेसिक फंक्शंस को हमने अंडरस्टैंड किया। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।